Hello, students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today we'll discuss about the timberwood in this lecture. Timberwood means काष्ठ, जिसको हिंदी में काष्ठ कहा जाता है. और timberwood जो होता है वो उसकी इस काष्ठ की जो लकड़ी होती है उसको ज़्यादातर एज फ्यूल यूज़ किया जाता है. अपने जो 85% 75% जो लोग गांव में रहते हैं वो तो आज भी इसको एज ए फ्यूल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है. और इसकी इसकी जो हीटिंग जो ऊष्मा होती है वो भी बहुत, ये ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा प्रदान करती है. इसलिए टिम्बरवुड को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. और ये कोई आज से नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया गया था. और इसके अलावा भी बहुत उपयोग हैं इसके. पर ये इसलिए भी बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, मीन्स विश्वजीन है, हर जगह पे हर समय उपलब्ध हो जाता है. और दूसरा, इसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत, इसके छोटे छोटे टुकड़े, इवन इसका बुरादा भी जलाने के काम में आ जाता है. तो ये इसके करेक्टर्स हैं, ये इंट्रोडक्शन है कि वुड जो होता है वो और राजस्थान के अंदर जो हम पौधे यूज करते हैं एज ए फ्यूल वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, कैजुरेना, यूकैलिप्टस, अकेशिया निलोटिका, अल्बेजर लेबेक, अजोडिरेक्टा इंडिका, है ना. ये और भी बहुत सारे हैं, परंतु ये एक कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जिसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो वुड के लिए हम ये कहेंगे कि वुड इज वन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम. ये चीज हम पहले एक प्रीवियस चैप्टर में जब हम सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि कैम्बियम नाम की एक सेल्स की एक लेयर होती है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है. और ये जो कैम्बियम होती है ये बड़े पेड़ों के, बड़े ग्रुप के, हायर ग्रुप के, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उसमें ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है. और इस कैम्बियम के द्वारा बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाते हैं. कैम्बियम जाइलम बनाती है. तो ये जो एक्टिविटी है कैम्बियम की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही बनते हैं. जिससे कि जब ये जब ये सेकेंडरी जाइलम बनते हैं पित की तरफ और फ्लोएम बनते हैं पेरिसाइकिल की तरफ, तो इसका प्लांट का डायमीटर बड़ा होता रहता है और प्लांट ग्रोथ करता रहता है. अब जो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो थिन वॉल्ड होते हैं और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो थिक वॉल्ड होता है. तो सेकेंडरी जाइलम बनते भी ज्यादा हैं, फ्लोएम की कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनते हैं. और इनके रेगुलर बनने से फ्लोएम जो है टुवर्ड्स दी पेरिसाइकिल धंसता चला जाता है, खिसकता है, उसको प्रेशराइज होता रहता है. और एक टाइम आता है जब सेकेंडरी फ्लोएम की थिन वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है या फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड ओनली द वुड सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंट. This secondary xylem is the only one secondary tissue which is called wood, जिसे हम wood कहते हैं. और अगर हम wood का स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो wood है, जो xylem है, वो वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, फाइबर्स एंड xylem पैरेन्काइमा के बनी हुई होती है. एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए उसे पोरस कहते हैं. और क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, इट मींस पोर्स आर एब्सेंट, सो जिम्नोस्पर्म को नॉन पोरस या उसकी वुड को नॉन पोरस कहते हैं. जो पोरस वुड होती है उसे हार्ड वुड कहा जाता है और जो नॉन पोरस वुड होती है उसे सॉफ्ट वुड कहा जाता है. इसके अलावा और भी अगर हम देखें स्ट्रक्चर बारे में तो इसमें मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है पर मैं समझा रही हूँ आपको कि जो कैम्बियम, जब कैम्बियम एक्टिव होता है और इस एक्टिव कैम्बियम के जो पास में फ्लोएम और जाइलम होते हैं वो एक्टिव होते हैं. और जो बनते जाते हैं पुराने फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम जो दूर चले जाते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं. तो जो सक्रिय
सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, उन्हें वो फंक्शनल होते हैं और उन्हें सैपवुड कहा जाता है। और जो दूर चले जाते हैं कैम्बियम से और पुराने होते हैं, उन्हें वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं बिकॉज दे बिकम डेड एंड दे आर कॉल्ड हार्डवुड। तो ये सैपवुड और हार्डवुड के बारे में बताया मैंने आपको, पोरस, नॉन पोरस, सैपवुड, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया है। अब हम वुड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वुड की प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लेते हैं तो पहले हम मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ, लकड़ी की स्ट्रेंथ क्या होती है। कास्ट पर जब कोई बाहर का बल प्रयोग करता है, उस समय इस कास्ट की, इस वुड की इतनी प्रतिरोधी प्रतिरोधी वो होती है, क्षमता होती है कि ये जो है टूटती नहीं है, और इस प्रतिरोधक क्षमता को इसकी वुड की स्ट्रेंथ कहा जाता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि कास्ट में जो है वायुस्थान भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, परंतु कास्ट के आकार और प्रकार में बदलाव करने के लिए प्रतिरोध की क्षमता भी रहती है। टफनेस, कास्ट में अधिक चर्मलता उपस्थित होने के कारण निरंतर बलों का प्रयोग करने पे भी ये नहीं टूटती है। तो ऐसी जो टफ लकड़ी होती है, टफ कास्ट जो होती है, उसको ज्यादातर हथौड़े या पहिए बनाने के काम में लिया जाता है ताकि वो जल्दी से टूटे नहीं। फिर हार्डनेस, कास्ट की जो मजबूती कठोरता पर आधारित होती है। कठोरता फाइबर की संख्या व उनके भार इत्यादि से प्रभावित, मतलब फाइबर की कितनी संख्या है और कितना भार है उस फाइबर में। जाइलम फाइबर का बना होता है ना, तो इससे हम पता करते हैं कि इसकी हार्डनेस क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्डनेस। देन विल कम ऑन द टेक्सचर। कास्ट के बनावट के आधार पे जो महीन, फाइन और कोर्स, दो तरह के कास्ट होती है। एक होती है महीन, जिसे फाइन भी इंग्लिश में कहा जाता है, और या फिर होती है स्थूल, जिसे कोर्स कहा जाता है। वो कास्ट, वो लकड़ी जिसमें वाहिकाएं कम संख्या में उपस्थित होती हैं और बहुत छोटे आकार की, बारीक आकार की होती है वाहिकाएं, वाहिका मीन्स वेसल, और या फिर अनुपस्थित हो, तब वो लकड़ी चिकनी सतह वाली हो जाती है। और ऐसी चिकनी सतह वाली लकड़ी जो होती है वो बहुत उपयोगी होती है, और वो उसको फाइन वुड कहा जाता है, जिससे अधिकतर लोग काम में लेना पसंद करते हैं, एंड इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। और अगर वाहिकाएं मोटे आकार की होती हैं या अधिक संख्या में उपस्थित होती हैं, तो ऐसी कास्ट को कोर्सवुड कहा जाता है। तो ये जो है टेक्सचर के बारे में है कि कैसे हम उसको कोर्स एंड फाइन देख पाएंगे कि लकड़ी कौन सी फाइन है और कौन सी कोर्स है। अब हम लेंगे क्लेवेबिलिटी के लिए। क्लेवेबिलिटी, जो कास्ट में वितरण क्षमता जो होने से इसमें स्प्लिटिंग की क्षमता पाई जाती है। इसी गुण के कारण कास्ट में कील और पेज आसानी से जो है अंदर जा सकते हैं इसमें। तो ये क्लेवेबिलिटी की इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। अब अगर हम नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसमें वॉलेटाइल ऑयल उपस्थित होने के कारण इनके अंदर एक गंध, तीव्र गंध आती है, मौजूद रहती है। और कास्ट रंग के अगर कलर का हम देखें तो कास्ट विभिन्न रंगों में पाई जाती है। ये भिन्न भिन्न पादपों की जो कास्ट होती है उसकी बनावट के कारण होता है ये सब। और ड्यूरेबिलिटी अगर हम देखें तो कास्टों में विभिन्न जीवाणु, कवकों मीन्स फंजाई, पेस्ट से बचाव के लिए रेजिस्टेंस पावर भी पाई जाती है। कास्ट स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है। इसी चिरस्थायिता गुण के कारण कास्ट मजबूत एवं टिकाऊ होती है, और इसीलिए इसको ज्यादातर फर्नीचर्स वगैरह में यूज किया जाता है इस ड्यूरेबिलिटी के कारण। अब है डेंसिटी। जो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है, उसकी कोशिकाओं में स्थित पदार्थ वो वायु अवकाशों के अनुपात पर निर्भर करती है। सो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव डेंसिटी उसकी कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थों और या वायु अवकाशों के अनुपात पर निर्भर करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड. Now we'll discuss about the chemical properties.
केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ नहीं है, बस ये है कि सिंपली काष्ठ के जो रासायनिक गुण होते हैं जो उनमें मौजूद होते हैं वो जो है भौतिक लक्षणों के जैसे लचीलापन, कड़ापन, इसको भी प्रभावित करते हैं। इनके अंदर ज्यादातर जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो होते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, रेजिन, गॉन, टैनिन, गॉन, देन एल्कोलाइड्स आल्सो। सो अगर हम देखें तो कास्ट में ज्यादातर 45 to 60% सेल्यूलोज पाया जाता है एंड 15% to 30% इन सेल्यूलोज तंतुओं के बीच में लिग्निन उपस्थित होता है। और जिस कास्ट में लिग्निन और टैनिन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है वो सबसे अत्यधिक मजबूत और उच्च गुणों वाली कास्ट होती है। So this was all about the chemical properties of the timber wood. Now we'll discuss about the individual members of wood. Today we'll discuss on the teak या टेक्टोना या इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस एंड इसको जो एक कॉमन नेम में अगर हम बोलते हैं तो इसको सांगवान भी कहा जाता है। ये टीक जो होती है ये फैमिली वर्बिनेसी को बिलोंग करती है। इसका अगर ओरिजिन देखें तो सांगवान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया का मूल निवासी है। और अब तो ये सभी जगह पे, अफ्रीका आदि सब जगह पे अधिक अत्यधिक रूप में पाया जाता है और भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान में जो सांगवान है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जंगलों में पाया जाता है। बॉटनिकल करेक्टर्स का अगर हम देते हैं तो सागवान का जो वृक्ष होता है वो ज्यादातर 35 to 40 मीटर बड़ा होता है और इसकी जो लीव्स होती है वो डेसिडुअस होती है, पर्णपाती होता है, ये शाखित होता है और दीर्घायु, मतलब ये कम से कम 200 ईयर्स तक ये अलाइव रहता है। और तना जो इसका होता है वो 2.5 से 4 मीटर का व्यास का चौड़ा और चिकना, भूरा और 9 मिलीमीटर मोटी छाल से ढका रहता है। पत्तियां बहुत सरल होती हैं, पत्तियां एलिप्टिकल होती हैं और ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट लगी हुई होती हैं। एंटायर मार्जिन होती है उसकी और ये कम से कम 25 से 50 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और 25 से 40 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। इनका जो फ्लावर होता है वो व्हाइट कलर का होता है, वो ब्रैक्टिएट होता है, मीन्स सहपत्री होता है, उभयलिंगी होता है, जयंगधार होता है और कहेंगे कि इसमें असीमाक्ष पुष्पक्रम में उपस्थित होते हैं फ्लावर्स। और इसका जो फ्रूट होता है उसे ड्रूप कहा जाता है। सांगवान के तने से टिम्बर कास्ट की प्राप्त किया जाता है और तने के केंद्र में हार्डवुड व बाहरी परिधि पे सैपवुड उपस्थित होती है। इसमें केंद्रीय कास्ट जो अंतर कास्ट होती है, मीन्स केंद्र के अंदर जो हार्डवुड होती है वो बहुत मजबूत होती है। दीमक और फंजाई के, मीन्स टर्माइट और फंजाई के लिए ये एक रेजिस्टेंट होती है और थोड़ी सी इसमें खुशबू भी आती है। इसके अंदर एनुअल रिंग्स भी उपस्थित होती हैं जिसके कारण इसका फर्नीचर बहुत खूबसूरत दिखता है इन रिंग्स के कारण। और यही कास्ट फर्नीचर और बिल्डिंग आदि के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है और यूज भी की जाती है। ये जो कास्ट होती है, वुड होती है, ये रिंग पोरस होती है। इसकी वाहिकाएं जो होती है वो अत्यंत चौड़ी पाई जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ द टीक वुड। अब अगर हम प्रोपगेशन के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे कि सांगवान का जो बीज होता है वो प्रवर्धन उसका बीजों द्वारा होता है और सबसे पहले बीजों को नर्सरी में पौधे के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद इसको विभिन्न स्थानों पे वनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर कम से कम 22-27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल एटलीस्ट 120 to 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसकी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा बेटर रहती है, काली सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लाइमस्टोन भी अगर हो तो ठीक है और सैंडस्टोन भी अच्छी होती है। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें टीक वुड के तो इसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत उच्च होती है और ये बहुत अच्छी कास्ट मानी जाती है। और बाहर के कारकों, इसके अंदर जो बाहर के कारक जैसे कि अगर सपोज मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो ये नहीं कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी,
ना तो इसमें सिकुड़ना होता है, सिकुड़न होती है, और ना ये फैलती है। और तापक्रम से भी, टेम्परेचर कितने तेज टेम्परेचर हो तो भी ये उससे प्रभावित नहीं होती है। और ये जो इसका यह वलय छिद्र काष्ठ होती है, और वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स बहुत स्पष्ट होती हैं इसमें। ये टर्माइट और फंजाई की से रेजिस्टेंट होती है उसके विरोध में। और इसको अगर छुए तो ये बहुत चिकनी होती है, इसलिए इसको बहुत उपयोग में लिया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्टोना और टीक वुड। एंड अगर हम यूजेस देखें तो ये भवन निर्माण में काम आती है, फर्नीचर में काम आती है, खिलौने बनाने के काम आती है, प्लाईवुड के काम आती है, रेलवे के डिब्बे बनाने के काम आती है, पुल बनाने के काम आती है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एज अ डाई यूज किया जाता है, और जहाज वगैरह के निर्माण में भी इसी लकड़ी को काम में लिया जाता है। और सागवान का जो वृक्ष होता है उसके बीजों से फैटी ऑयल भी निकाला जाता है। और इसके जो फल होते हैं वो उनके अंदर बहुत मेडिसिनल वैल्यूज पाई जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टीक।